आपका स्वागत है हमारे ई लर्निंग एजुकेशन चैनल गिमिक स्टडी में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए रेलवे की आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका कि नाम है 6000 प्लस। इस सीरीज का नाम 6000 प्लस इसलिए रखा गया है ताकि आपको आपकी जो पुरानी जो एग्जाम है रेलवे की, उनमें जितने भी सवाल आपको मैथ के दिए गए हैं, जितने भी सवाल जो आपकी रेलवे की आरपीएफ, ग्रुप डी, एएलपी, जितनी भी आपकी रेलवे की एग्जाम के मैथ के सवाल हैं, उन सवालों को इस सीरीज में हम सॉल्व कराएंगे और उनका एक कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल हल हम देखेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपका एएलपी का पेपर सेट फर्स्ट जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट का है, पेपर सेट लेते हैं। इसका पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो स्क्रीन का पहला सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल किससे लिया गया है? आपका औसत से लिया गया है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखो सबसे पहले आपको देखो कि छात्रों की कितनी संख्या दी गई है, छात्र की 9 दी गई है। अब इन छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है आपका? इनका औसत दिया गया है आपको 12 दिया गया है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो छात्र के जो आपके टोटल प्राप्तांक कितने आ जाएंगे? 12 नंबे 108 आ जाएंगे। अब आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि छात्र की संख्या कितनी दी गई है आपको? छात्राओं की दी नहीं गई है तो मैं मान लेता हूं x। अब उनके प्राप्तांकों का औसत कितना दे रखा है आपको सवाल में? उनका प्राप्तांकों का औसत दे रखा है आपको 14। तो मतलब टोटल जो इनकी छात्राओं का जो प्राप्तांक है वो कितने हो जाएंगे? 14x बराबर। अब आपको सवाल में क्या दिया गया है कि छात्र और छात्राओं के जो टोटल है उनका औसत दिया गया है। उनके प्राप्तांकों क्या दिया गया है आपको? औसत। अब उनके प्राप्तांकों का औसत कितना दिया गया है आपको? 13.1। अब छात्र और छात्राएं टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी? 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स। तो आप क्या निकाल सकते हो? छात्र और छात्राओं के टोटल प्राप्तांक निकाल सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो आपका आया 117.9 प्लस 13.1। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब छात्रों के प्राप्तांक और ये भी आपके दिया गया है टोटल छात्र और छात्र दोनों के प्राप्तांक। तो इसको क्या करेंगे हम दोनों को बराबर कर देंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 14x तो ये आ गया आपका 13.1x, मतलब 14x में से 13.x घटाएंगे, 13.1x घटाएंगे तो आपका आएगा 0.9x बराबर। और 117.9 में से 108 घटाएंगे तो आपका आएगा 9.9। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा आपका। 9 से अपन करेंगे 99 को तो ये आएगा आपका 11। x बराबर आपका आ जाता है 11। अब ये x क्या आया आपका? छात्राओं की संख्या आया। तो मतलब उसने सवाल में क्या पूछा है? टोटल आपके छात्रों की संख्या पूछी है। तो 9 प्लस एक्स मतलब आपका आ जाएगा 9 प्लस 11 आपका आ जाएगा टोटल स्टूडेंटों की संख्या आ जाएगी आपकी 20। अगला सवाल आपका सेकंड नंबर का सवाल। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल क्या क्या कह रहा है आपका? देखो स्क्रीन पर आपको दूसरा सवाल दिख रहा होगा। आपको स्क्रीन पर दूसरा सवाल दिख रहा है। देखो इस सवाल को सॉल्व करें। देखो इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। देखो इस सवाल को ऑप्शन मेथड से करने की क्या टेक्निक थी? ऑप्शन मेथड यदि आप करना जानते हैं तो अपने पेपर सेट को, अपने जो मैथ का जो पेपर है उसमें क्या कर सकते हो? आप टाइम को कंज्यूम कर सकते हो, मतलब टाइम जो लिमिट है उसको क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। तो इन चीजों को यूज में जब भी आप मैथ का पेपर सॉल्व करें तो इन चीजों को यूज में लेना सीखें। इससे क्या करोगे आप पेपर के टाइम में अपना जो टाइम है उसको क्या कर सकोगे? कंज्यूम कर सकोगे। देखो इस सवाल में आप कैसे करेंगे? आप इस सवाल को देखो, आपको थैले में रेड एंड ब्लू क्या दी गई है? 2 गेंदें दी गई हैं और रेड गेंदों की संख्या आपको दी गई है 44 और ब्लू गेंदों की संख्या आपको दी गई है 36। इनका अनुपात दिया गया है आपको स्थिर, मतलब इनका जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो इनका अनुपात क्या रहेगा भाई साहब? स्थिर। तो इनका अनुपात क्या बन रहा है आपका? 11:9 अनुपात बन रहा है। जो अब सवाल में ये कहता है कि ये जो अनुपात है वो आपका क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अब आपको वो थैले में कितनी भी गेंदे डाल दे और आपसे पूछे रेड गेंदों की संख्या पूछे, तो रेड गेंदों की संख्या मतलब रेड गेंदों का अनुपात कितना है? 11 है।
तो मतलब वो जो रेड गेंदें होंगी वो क्या होंगी, 11 का मल्टीपल होंगी। अगर मुझसे पूछता है ब्लू गेंदों की संख्या, तो वो ब्लू गेंदें क्या होंगी आपकी, 9 का मल्टीपल होंगी। अब उसने सवाल में क्या पूछा है आपसे, रेड गेंदों की संख्या पूछी है, तो रेड गेंद क्या होंगी आपकी, देखो ऑप्शन में देखो आपको दिया गया है ऑप्शन 66, 62, 64 और एक आपका है 68। मतलब आप देख सकते हो कि आपसे एक ही ऑप्शन में आपका 11 का मल्टीपल है, मतलब यही आपकी रेड गेंदों की संख्या हो जाएगी। अगर मुझसे पूछता कि ब्लू गेंदों की संख्या क्या होती, तो ब्लू गेंदों की, अगर मुझसे पूछता ब्लू गेंदों की संख्या क्या होगी, तो ब्लू गेंदों की संख्या आपकी 9 का मल्टीपल होगी। मतलब इस इनमें से चारों ऑप्शन में से मेरी, मतलब मैं देखता 9 का मल्टीपल कौन है, तो वो आपका आंसर हो जाता। ये आपका आंसर दूसरे का आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या कहता है तीसरा सवाल आपका मेंसुरेशन से लिया गया है। तीसरा सवाल क्या कहता है आपका कि एक शंकु है, उसका आयतन बराबर किसका है आपका, एक गोले के आयतन के बराबर है। मतलब एक शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4 बटे, जो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है आपका, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। हमने क्या करा कि आपका यहां तो लिया स्मॉल आर, यहां लिया अपन ने कैपिटल आर। स्मॉल आर अपन ने लिया शंकु के जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या होती है, कैपिटल आर आपकी है गोले की त्रिज्या। अब देखो सवाल में उसने क्या कहा है कि जो त्रिज्या है, शंकु की जो त्रिज्या है वो ऊंचाई की क्या है, 1/3 है। मतलब उसकी ऊंचाई की क्या है भाई साहब, उसकी ऊंचाई की मतलब आर बराबर h/3 है, 1/3 है, तो आपकी h क्या हो जाएगा, 3r। मतलब आपका जो h हो जाएगा 3r के बराबर हो जाएगा। तो इसको h की जगह पर रखते हैं अपन, 1/3 पाई आर स्क्वायर डॉट 3r बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई, आपका ये हो जाएगा पाई, सॉरी आर क्यूब बराबर 3r³ 4 कैपिटल आर क्यूब। अब आपका हो जाएगा r³ स्मॉल r³ बटे में कैपिटल r³ बराबर 4/3। अब देखो ये स्क्वायर आपका क्यूब है, क्यूब उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा क्यूब रूट, तो हम इधर से हटा के इधर क्यूब रूट हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर बनेगा क्यूब रूट 4 और क्यूब रूट अनुपात क्यूब रूट 3। ये आपका बनेगा आंसर। आंसर कौन सा है आपका, डी, डी कौन सा है करेक्ट आंसर। देखो सवाल नंबर 4 आपका क्या कहता है, सवाल नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 4 आपका स्टैटिक्स से लिया गया है। अब इस सवाल में क्या कहा गया है, इस सवाल में आपसे बहुलक और मतलब बहुलक और माध्यिका और माध्य के मध्य संबंध दिया गया है। मतलब बहुलक माध्य और माध्यिका के मध्य जो संबंध होता है वो ये होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। मतलब बहुलक माध्यिका और माध्य के मध्य क्या संबंध होता है, ये होता है। अब उसने सवाल में क्या दे दिया गया है, सवाल में उसने कहा है कि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर कितना है आपका, 2 है। तो बहुलक बराबर क्या होता है आपका, बहुलक सॉरी बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2। मतलब बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर कितना है आपका, 2 है। तो आपका बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 2 प्लस माध्यिका। अब 2 बहुलक बराबर 2 प्लस माध्यिका हो गया, तो बहुलक की जगह में क्या करूंगा, 2 प्लस माध्यिका को रख दूंगा, तो 2 प्लस माध्यिका बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। जब एक माध्यिका उधर जाएगा तो 2 रह जाएगी माध्यिका, 2 माध्यिका -2 माध्य। अब 2 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया आपने, 2 माध्यिका कोष्टक माइनस माध्य। अब आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आपका जो माध्यिका और माध्य के बीच जो अंतर आया वो कितना आया आपका,
1 आया। अब देखो एक किसमें है, डी आपका है करेक्ट आंसर, मतलब एक ऑप्शन आ रहा है, एक आंसर आ रहा है आपका, एक जो आंसर दिया गया है वो आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है सरल व्यास से। देखो सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन से, पहले इसको शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करें और फिर सवाल को देखें। देखो इतना कुछ लिखना नहीं होता है एग्जाम के अंदर, आपको शॉर्ट मेथड यूज में लेने होते हैं, ठीक है। तो आपका अगला सवाल है साधारण ब्याज का। देखो साधारण ब्याज का सवाल दिया गया है आपको स्क्रीन पे। देखो ऐसा कोई भी सवाल हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा मूलधन क्या मानना है, 100 रेशो के बराबर मानना है। आपका जो मूलधन क्या है वो 100 रेशो के बराबर होना चाहिए। आपका जो मूलधन है वो 100 रेशो के बराबर है, 100 रेशो के बराबर है। तो आपका जो ब्याज हो जाएगा वो किस रेशो के बराबर हो जाएगा, ब्याज है दर गुणा समय, दर गुणा समय रेशो के बराबर हो जाएगा। और आपका जो मिश्र धन है वो मिश्र धन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद मिश्र धन हो जाता है। तो सवाल में देखो आपको क्या दिया गया है, सवाल में ब्याज के जो ब्याज बनेगी, ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा, दर इंटू समय, मतलब आपका 9.5 दी गई है दर, 9.5% की दर दी गई है। समय कितना दिया गया है आपको 6, मतलब आपका हो जाएगा 57, 57.0, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, मतलब आर, मतलब आपका जो ब्याज बना वो 57 रेशो बना। अब मूलधन आपका है 100 आर, 100 रेशो, तो आपका जो मिश्र धन बनेगा वो मिश्र धन क्या बनेगा आपका 100 प्लस 57, मतलब मिश्र धन क्या होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो आपका मूलधन दे रखा है 100 और आपका ब्याज दे रखा है 57, मतलब आपका मिश्र धन हो जाएगा 157 रेशो। अब देखो सवाल में क्या कहा है, ये जो 157 है, 157 रेशो किसके बराबर है, 942। आपको दिया गया है सवाल में कि 942 हो जाती है, कोई राशि 942 हो जाती है, तो 942 हो जाएगी तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों को उसने क्या किया, ऐड कर दिया, तो वो राशि कितनी हो गई, 942 हो गई। तो 157 रेशो 942 रुपए के बराबर है। तो एक रेशो कितने के बराबर हो जाएगा आपका 942 बटे 157 डिवाइड बाई 157, 157 से 942 जाएगा 6 आएगा आपका, मतलब एक रेशो आपका कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। आपको क्या पूछा उसने कि उसने जो आरंभ किया, उसने जो आरंभ किया धन वो कितनी राशि से किया, तो आपका जो मूलधन है वो मूलधन पूछा उसने, तो मूलधन कितना आपका 100 आर, उस एक रेशो कितने के बराबर है आपका 6 के बराबर है, तो 100 रेशो कितना हो जाएगा आपका 600 रेशो, 600 रुपए के बराबर, तो आपका मूलधन क्या हो जाएगा 600। 600 देखो कौन से आंसर में है आपका सी, सी इज आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने छठे सवाल की ओर। आपको 15,376 एक संख्या दी गई है, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कैसे ट्रिकी वे में निकालेंगे हम, देखो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट, मतलब आपको उस संख्या का इकाई अंक देखना है। देखो ये इकाई अंक कब आपका 6 बना है, मतलब किसी संख्या का वर्ग हुआ है तभी तो ये, मतलब आप इसका वर्गमूल निकाल रहे हो, भैया किसी ना किसी संख्या का वर्ग बना है जब भी तो हम इस संख्या का क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वो इकाई अंक कौन सा रहा होगा जिसका ये क्या बना है, वर्ग बनाए। तो इकाई अंक देखो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, मतलब या तो 4 का वर्ग हुआ होगा तभी तो 6 बना है यूनिट डिजिट, और या तो 6 का वर्ग हुआ है तभी तो 6 बना है। मतलब आपका जो इकाई अंक होगा वो तो या तो 6 होगा, 4 होगा या 6 होगा। अब आप देखते हैं कि आपको सिर्फ 4 ही ऑप्शन में दिया गया है, मतलब आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब आपका ए और डी एलिमिनेट हो जाता है, आपको सिर्फ इकाई अंक 2 दिया गया है जो आपके बी और सी में दिया गया है। मतलब आपका ये तो क्लियर हो गया कि इकाई अंक आपका 4 ही है। अब देखना है बाकी के जो बचे अंक वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम जो इसके बाद की एक संख्या है उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद लिखे अंकों को एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 153 के जस्ट पहले वाला वर्ग, जस्ट पहले वाला वर्ग किस संख्या का है, तो 144, ये किस संख्या का वर्ग है भाई साहब 12 का है। अब इसके जस्ट बाद वाला वर्ग है वो, मतलब इसके जस्ट बाद वाला वर्ग वो किस संख्या का है, देखो 169, वो आपकी कौन सी संख्या का वर्ग है 13 का है। अब हमें ये देखना है, देखो 153 की यदि 144 पास है तो 12 लिख देना है,
और जो आपको क्या लेनी है, इन दोनों अंकों में से छोटा वाला लेना है। यदि 153 के 169 पास होता तो आपको 13 लिख देना और बड़ा वाला अंक लेना। तो हमें सीधी सी बात है, ऑप्शन क्या है, हमें 4 दिया गया है, तो हमें छोटी संख्या है, इसके 153 के पास कौन सा आ रहा है आपका 144 आ रहा है, तो सीधी सी बात है आपने 12 लिख दिया, मतलब इसका क्या हो गया भाई 124 क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। अगर मान लो इसी सवाल को वो उल्टा करके पूछता, मतलब आपसे पूछ लेता 124 का वर्ग करो, तो आप किस तरीके से करते? देखो 124 का वर्ग पूछ लेता तो 124 का वर्ग कैसे करते? आपने खूब a+b के होल स्क्वायर का सूत्र पढ़ा है, तो इन चीजों में हम उनको यूज करते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, 120 प्लस में 4 लिख सकता हूँ, 124 को इसका स्क्वायर कर दिया, अब इसमें सूत्र लगा दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, मतलब आपका जो 120 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 144 डबल 0, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 चौका 16। अब इन दोनों को आपको करना है भाई 2ab भी तो लिखना है आपको, तो आपका होना है ये हो जाएगा 12 इंटू 4 मतलब 12 चौक 48, 48 दूनी आपका हो जाएगा 96, मतलब आपका हो जाएगा 960। अब इन तीनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है, तो आपका क्या आ जाएगा 15,376 आ जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, यूनिट डिजिट देखना पड़ता है। या तो आपको यूनिट डिजिट से पता लग जाएगा, एक दो ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि 7वां सवाल है आपका। ये सवाल पाइप एंड सिस्टम से लिया गया है। पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का ही एक तरीके का सवाल होते हैं, मतलब टाइम एंड वर्क के सवाल और पाइप एंड सिस्टम के सवाल हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। अब इस सवाल में देखो इफिशियंसी दी गई है, देखो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो एक बंदा है, एक बंदा हो नल हो, अगर बंदा काम कर रहा है नल पानी फेंक रहा है, मतलब आपका बंदे से हम देखते हैं टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं। तो देखो कोई भी बंदा, जैसे आपका कोई भी बंदा जो कि कार्यकुशल है, हष्टपुष्ट है, वो एक इवन इफिशियंसी के साथ काम करता है। मतलब कोई भी एक आदमी है जो इवन इफिशियंसी के साथ काम करेगा, मतलब अच्छी इफिशियंसी के साथ काम करेगा, दुगनी तिगनी इफिशियंसी के साथ काम करेगा, तो वो समय क्या लेगा, कम लेगा। अगर एक बंदा कम इफिशियंसी E2 इफिशियंसी, मतलब काम क्या है इफिशियंसी उसकी कम है, तो वो समय क्या लेगा, ज्यादा समय लेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी एक आदमी है जो दुगनी इफिशियंसी के साथ काम करता है, तो वो काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। यदि मैं कहता हूं कि एक दूसरा बंदा एक इफिशियंसी के साथ काम करेगा, तो वो कितने दिन में कितने घंटे या दिन में करेगा, तो आपका मतलब वो देगा 5 दूनी 10, एच आपका 10 आवर्स में करेगा। सीधी सी बात है, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी एक बंदा यदि कम एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो वो ज्यादा समय लेगा, अगर कोई बंदा अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो वो समय कम लेगा। अब देखो काम दोनों बंदे एक ही काम कर रहे हैं, अगर मुझसे कह देता है कि दोनों बंदे, मतलब ये दोनों बंदे एक साथ काम करेंगे, तो क्या होगा, आपका दोनों एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। मतलब E1 प्लस E2 इंटू आपका H, मतलब उनकी क्या होगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं इस सवाल को, इफिशियंसी बढ़ जाएगी और दिन क्या हो जाएंगे, और भी घट जाएंगे। अब देखो सवाल में आपके क्या कर रहा है कि ABC, मतलब A प्लस B प्लस C आपके 3 नल है जो क्या करते हैं, एक स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भरते हैं। लेकिन आपका जो C है वो B से दुगना कार्य करता है, मतलब C से दुगना काम करता है, तो ये एफिशिएंसी हो गई आपकी। और जो B नल है वो A से क्या करता है, दुगना कार्य करता है। तो हम क्या है आपस में ABC की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, C अनुपात B अनुपात A। C B के नीचे रखेंगे 2 अनुपात 1 और B A के नीचे रखेंगे 2 अनुपात 1। तो इससे अनुपात के नियम से 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका 2, 2 से 1 को गुणा करेंगे तो 2 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। मतलब आपकी ये जो C अनुपात B अनुपात A की जो इफिशियंसी आ गई, मतलब 4 आई आपकी C की इफिशियंसी, B की आई आपकी 2, A की आई आपकी 1। अगर मान लो मैं इन तीनों की पूछता हूं तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब देखो आपके पास तीनों की इफिशियंसी है, मतलब 7 इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं। अब तीनों मिलकर कितने समय में भर रहे हैं, 10 दिन में। अब आपसे सवाल में क्या कहा गया उसने कि A कितने समय में पूरा भर देगा, तो A की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1, तो वो कितने समय में भरेगा, मतलब H आपका।
तो मैं 10 को 7 से गुणा करूंगा तो आपका आ जाएगा 70। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 70। मतलब ए कितने समय में भर देगा उस स्विमिंग पूल को 70 आवर्स। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल 8वां जो कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। देखो इन सवालों को, हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को हम क्या ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं। अब ये ट्रिपलेट क्या भला है, तो पहले ये समझो कि ट्रिपलेट क्या है, फिर इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। देखो ट्रिपलेट क्या होती है आपकी, आपने सुना है कि एक आपका होता है, एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब आपका एक होता है समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपकी, ये होती है कर्ण, ये होता है आपका लंब, ये होता है आपका आधार। अब इसमें क्या होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। ये क्या होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। मतलब आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इसी से मुझे यह आना चाहिए कि आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है। मतलब ट्रिपलेट ये होती है, मान लो कि आपकी आधार 3 है और आपका लंब 4 है। मतलब ये जो आधार 3 है और आपका लंब 4 है, तो आपका कर्ण क्या होगा भाई, कर्ण 5 हो जाएगा मेरा। भाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का फाइंड आउट कर लूंगा मैं तो 5 हो जाएगा। तो ये तीनों जो भुजाओं का सेट है, जैसे 3, 4 और 5 होता है, ये भुजाओं का जो सेट होता है वो आपका क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अब इसी में क्या होता है ऑर्बिट ट्रिपलेट होती है, जैसे आपकी होती है 5, 12, 13 का होता है। एक होता है 7, 24, 25 की सेट होता है। एक आपका होता है 9, 24, 40 और एक 41 का सेट होता है। इस प्रकार आपको यदि ट्रिपलेट में वीडियो चाहिए तो हम एक शानदार वीडियो बनाएंगे ट्रिपलेट के ऊपर। और आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं, मतलब पिछली आने वाली जितनी भी एग्जामों के लिए जो भी ट्रिपलेट पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे कराए जाएंगे आपको उस वीडियो में। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी हो चाहे रेलवे हो, वो सारे क्वेश्चंस ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन, आपके जियोमेट्री के हो चाहे हाइट एंड डिस्टेंस के हो चाहे आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड हो, वो सारे सवाल मैं ट्रिपलेट बेस पे करा दूंगा अगले वीडियो में। मतलब आपको एक वीडियो मिल जाएगा ट्रिपलेट का। तो ये चीज समझ में आई आपके कि ट्रिपलेट होती क्या चीज है। अब देखो ट्रिपलेट हम सवालों को किस तरीके से यूज में लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपका, देखो स्क्रीन बोर्ड पे आपको अगला सवाल दिख रहा है। देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि आपको क्या है एक सीढ़ी दी गई है। अब उस सीढ़ी की लंबाई कितनी है आपकी, उस सीढ़ी की लंबाई है आपकी 13। मतलब आपकी एक सीढ़ी है उसकी है 13 मीटर की लंबाई। अब वो सीढ़ी एक मकान की खिड़की, मतलब ये मकान की खिड़की हो गई, ये मकान की खिड़की, मतलब ये कोई कुछ ऊंचाई रही होगी। वो ऊंचाई कितनी दे रखी है मकान की खिड़की की आपसे 12 दे रखी है। मतलब क्या है कि ये सड़क है आपकी, उस सड़क के मतलब कॉर्नर से जो खिड़की की ऊंचाई है वो है 12। और मतलब एक जो सड़क पे आपने खिड़की ये रखी गई है, एक सीढ़ी रखी गई है वो डालनी है। तो ये आपकी हो जाएगी 13 मीटर, ये हो जाएगी 12 मीटर। ट्रिपलेट आपकी होती है 5, 12 और 13। तो आपकी क्या होती है ये वाली जो बेस है आपका आधार है वो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब आपसे सवाल में क्या कहा कि इसी जो सीढ़ी को क्या कर रहा है वो दूसरे रोड के दूसरी साइड पटक रहा है। तो दूसरी साइड यदि ये रोड को पटकेगा तो मतलब सीढ़ी की लंबाई तो वही रहेगी भाई 13 की 13 रहेगी। अब क्या करता है जो ये सड़क है जो इसकी ऊंचाई है, मतलब किसी मकान जो ऊंचाई होती है वो घट जाती है। मतलब ये कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। अब ये जब ये 5 हो जाती है तो ट्रिपलेट से ये कितनी हो जाएगी आपकी भाई 5, ये 13 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। ट्रिपलेट आपकी 5, 12 और 13। 13 आपका है, 5 आपका लंब दे रखा है तो आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये जो आपकी 5 और 12 क्या दे रखी है आपको सड़क दे रखी है, तो 5 + 12 आपकी क्या हो जाएगी सड़क की लंबाई हो जाएगी। तो सड़क की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी टोटल 17।